नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 का आतंकवादी हमला सिर्फ मुंबई पर ही नहीं बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर यह हमला था। उन्होंने कहा कि अभी भी इस हमले में इंसाफ नहीं हुआ है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हुए आतंकी हमले की अगले महीने 14वीं बरसी है। इसके पहले ही मुंबई आतंकी हमलों को लेकर पाकिस्तान का असल चेहरा आज एक बार फिर से यूएन की आतंकवाद विरोधी समिति के सामने पेश किया गया। इस तरह भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। क्या कुछ आज इसमें चर्चा हुई और कौन कौन से अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है, हम प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। We will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. The key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. तो भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त और कड़ा संदेश दिया है आतंकवाद को लेकर। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं। मेरे साथ पीके सहगल साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रऊफ भट्ट हैं, स्पोक्सपर्सन पीडीपी से, और इरफान हाफिज लोन लीगल एक्सपर्ट हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। We will be observing the 14th anniversary of these ghastly attacks on Mumbai in November 2008. The key conspirators and planners of the 26/11 attacks continue to remain protected and unpunished. तो पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर एसपी वैद साहब फॉर्मर डीजीपी हैं, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है प्राइम डिबेट इंडिया में। सबसे पहले मैं पीके सहगल साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आज जो बैठक हुई है यूएनएससी की, इस बैठक में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को बहुत कड़ा संदेश दिया है, और एस जयशंकर साहब ने कहा कि अभी भी मुंबई जो हमला हुआ था उसका इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ है। देखो, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बेनकाब एक बार नहीं अनेकों बार किया है। बिल्कुल, दुनिया के हर फोरम के ऊपर, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्रेंस कहीं भी हो, हिंदुस्तान ने बार बार पाकिस्तान को बेनकाब किया है। हिंदुस्तान ने साफ तौर पे दुनिया को दर्शा दिया है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एपी सेंटर है, टेररिज्म का जड़ है। जहां भी दुनिया में कोई टेररिस्ट का हादसा हो रहा है, पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो रशिया में हो। पाकिस्तान का हाथ सब जगह है और पाकिस्तान बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन उसके बावजूद जो है इसका किसी प्रकार से कोई असर पाकिस्तान के ऊपर नहीं होता। पाकिस्तान आए दिन कोशिश करता रहता है अभी भी कि हिंदुस्तान के ऊपर जान और माल का ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। वो कई तरीकों से हिंदुस्तान के अंदर टेररिस्ट को दाखिल करना चाहता है, ड्रोन्स के माध्यम से ड्रग्स को दाखिल करना चाहता है, फेक करेंसी को करना चाहता है, असला को भेजता है, वेपन्स को भेजता है, और खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देना चाहता है। फिर नेपाल के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से वो टेररिस्ट को भेजने की कोशिश करता है। और जहां तक उसका मित्र चाइना है, चाइना भी हर प्रकार से उसको सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान जितनी मर्जी बारी उसको बेनकाब कर ले, ना तो चाइना के ऊपर कोई असर होता है, ना पाकिस्तान के ऊपर असर होता है। इसलिए बड़ा लाजमी है कि दुनिया एकजुट होकर टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करे। हमारे प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र हर इंटरनेशनल फोरम में किया है, और ये साफ तौर पे कहा है कि आज इंसान और इंसानियत के लिए टेररिज्म जो है सबसे बड़ा खतरा है। और जब तक दुनिया एकजुट होकर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, ये टेररिज्म कभी खत्म नहीं होगा।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो उनकी प्रोफेसी थी कि दुनिया में अगर कोई भी एक देश है जो टेररिज्म का मुकाबला कर सकता है, एलईटी का, जैश ए मोहम्मद का, हिजबुल मुजाहिदीन का, तो वो केवल और केवल हिंदुस्तान है। उनकी प्रोफेसी काफी से ज्यादा सही निकली है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के हर प्रकार के टेररिस्ट ने, एलईटी ने, जैश ए मोहम्मद ने, हिजबुल मुजाहिदीन ने, तालिबान ने, आईएसआईएस ने इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हमले करने की कोशिश की है। लेकिन जब से हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को इख्तियार किया है, तब से पाकिस्तान को उस माफी की सक्सेस नहीं मिल रही जिस माफी को उसकी अंदेशा था। लेकिन बड़ा लाजमी है कि जो उसके मुख्य टेररिस्ट हैं जिन्होंने हिस्सा लिया आपके पुलवामा में, आपके उरी में, जो मास्टरमाइंड थे, जो मुंबई हमले में, वो अभी भी फ्रीली घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया उसको नजरअंदाज कर रही है। अमेरिका की इन्फ्लुएंस के माध्यम से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से आउट हो गया है, जिससे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये टेररिज्म जो है खत्म नहीं होगा, अभी इसके और बढ़ावा होगा। और अनलेस एंड अनटिल दुनिया का रवैया बदली नहीं होगा, ये जो टेररिज्म है हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इंसानियत के लिए। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात पीके सहगल साहब आपने कही कि जो दहशतगर्दी है, जो आतंकवाद है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान तो मौके की तलाश में रहता है कि भारत में किस तरह से आतंकवाद की जो गतिविधियां हैं उन्हें बढ़ाया जाए, किस तरह से कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर एसपी वैद साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एसपी वैद जी, आज एस जयशंकर जी ने यूएनएससी की इस बैठक में कश्मीर को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा इस ताक में रहता है कि किस तरह से कश्मीर के हालात खराब किए जाएं। उन्होंने हालिया दिनों का जिक्र किया कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों को और जो लोकल नॉन लोकल से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सॉफ्ट टारगेट और टारगेट किलिंग्स का भी उन्होंने जिक्र किया। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं जयशंकर साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और मेरा ये मानना है कि यूएनएससी का एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में है। अगर इस तरह से टेररिज्म चलता रहा, जो भारत ने झेला बहुत सारे मुल्क नहीं झेल पाएंगे। भारत के खिलाफ किस तरह से पाकिस्तान टेररिज्म चलाता है, आप पिछले 30 सालों में देखिए, सीरियल ब्लास्ट मुंबई में हुए, दिल्ली में ब्लास्ट हुए, जम्मू कश्मीर की असेंबली पर हमला हुआ, इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, मुंबई में जो 2008 में अटैक हुआ। ये आज तक उनको पनिश नहीं किया, ओपनली घूमते हैं, कलेक्शन करते हैं। ये हाफिज सईद हो, अजहर मसूद हो, सलाउद्दीन हो, आपका वो जो दाऊद इब्राहिम है, ओपनली घूमते हैं और पाकिस्तान इनको ओपनली शेल्टर देता है। इसलिए उन्होंने पॉइंट कहा कि गुड एंड बैड टेररिस्ट नहीं होते, जो पाकिस्तान डिस्टिंग्विश करता है कि ये गुड टेररिस्ट है, ये बैड टेररिस्ट है, और पॉलिटिकल इसमें इश्यूज नहीं लाने चाहिए। टेररिज्म इज टेररिज्म, ये आप क्या के वहां की फ्रीडम स्ट्रगल है, आप इसकी आड़ नहीं ले सकते। और चाइना किस तरह मदद के लिए आता है, ये दुनिया को नोट करना चाहिए कि चाइना बार बार उन ग्लोबल टेररिस्ट को डिक्लेयर करने को, जिसमें अमेरिका, इंडिया और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं कि उनको डिक्लेयर किया जाए ताकि उनके एसेट्स फ्रीज किए जाएं, उनकी अकाउंट्स फ्रीज किए जाएं। उनको बचाने के लिए चाइना कैसे आता है, अपना वीटो को मिसयूज करता है। तो ये दुनिया को पता लगना चाहिए चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों टेररिस्ट के खिलाफ, नॉन टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान की मदद के लिए आता है। इसका मतलब है उसकी इंटेंशंस दिखाता है ये। तो इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो पाकिस्तान एक क्रिमिनल कंट्री, जिसका सबसे बड़ा सिंडिकेट क्राइम का इनकी आईएसआई और इनकी डीप स्टेट है, इनकी एस्टैब्लिशमेंट है, उसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। एफएटीएफ में इनको 3 बार ये ऑलरेडी गए, इस बार फिर अमेरिका ने बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मानना है ज्यादा देर नहीं रहे, क्योंकि उनकी इंटेंशन में तब्दीली नहीं आई है। उनके आज भी दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट अटैक होता है, चाहे इंडिया में हो
यूरोप में हो, अमेरिका में हो, उसके ताज पाकिस्तान में ही क्यों मिलते हैं? आज ये रियलिटी जो है पूरी दुनिया को समझनी चाहिए, और किस तरह से इंटरनेट को मिसयूज करके वो हमारे बच्चों को रेडिकलाइज करता है, चाहे उसमें कोर्सेज उन्होंने सुसाइड बम बनाने के दिए होते, सुसाइड अटैक करने के दिए होते हैं, ये सारी चीजें वो इंटरनेट पे बच्चों को रेडिकलाइज करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर एसपी वैद्य जी, बहुत सही आपने कहा कि पूरी दुनिया को इस आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा, और पाकिस्तान जैसे मुल्क या पाकिस्तान जिस तरह की घिनौनी हरकत करता है, इसके लिए सबको एक साथ निकल कर आना होगा। कश्मीर से भी आवाज उठनी चाहिए, पड़ोसी जो ममालिक है वहां से भी आवाज उठनी चाहिए, और पूरी दुनिया से जब इसकी हरकतों के खिलाफ आवाज उठेगी तभी पाकिस्तान एक तरह से पटरी पर आ सकता है। मेरे साथ एक और खास मेहमान इरफान हाफिज लोन साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। इरफान हाफिज लोन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। इरफान जी, आज यूएनएससी की इस बैठक में जहां पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी को लेकर चर्चा हुई, वहीं पर यूएनएससी का जो रोल है उस पर भी एक तरह से बात हुई, उस की एक्शन जिस तरह से लेना चाहिए यूएनएससी को, उस तरह से एक्शन नहीं लेता है। पाकिस्तान लगातार हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान लगातार कश्मीर में गड़बड़ी पैदा करता है, चाइना लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ लगातार खड़ा होता है हिंदुस्तान के अगेंस्ट। तो जो एक्शन यूएनएससी को लेना चाहिए वो एक्शन नजर नहीं आता है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ह्यूमन राइट्स रिकॉग्नाइज नो बॉर्डर, और जो हम भी ये मानते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक ही परिवार है। तो अगर कहीं पर भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी हर इरेस्पेक्टिव ऑफ किसकी क्या आइडियोलॉजी है, किस जगह पर किस देश में रहता है, उसकी निंदा होनी चाहिए, और हर संभव प्रयास होना चाहिए कि उसको रोका जाए। और हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं पर भी जहां पर भी वायलेंस जो है वो सबको समझना चाहिए कि जो डायलॉग है अल्टीमेटली वही दैट लीड्स टू रेजोल्यूशन। अहिंसा जो है वो सबसे ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। और जहां तक ह्यूमन राइट्स की बात आप कर रहे हैं, हमने देखा है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स विभाग है वो पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर उन्होंने जो आपके पास तो वो रिपोर्ट होगी, आप पूरी रिसर्च करके आए होंगे। लास्ट ईयर जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने उसमें ये कहा कि कश्मीर में जो है सरकार की ओर से ब्रेजन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है। आपको मालूम होगा कि इसी साल नहीं, ये हरकतें करता कौन है? ये हरकतें तो पाकिस्तान ही कर रहा है ना। पाकिस्तान में बैठकर दहशतगर्द कश्मीर में तमाम चीजें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में खुद आप देख रहे हैं, वहां के भी वजीर आजम बेनजीर भुट्टो वो भी वायलेंस की शिकार हुई। वहां पर कितने ऐसे इंसिडेंट्स ओकरेंसेस होते हैं जहां पर निर्दोष लोग मारे जाते हैं। हर जगह पर जहां जहां पर भी यह है, हम चाहते हैं रुकना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपने बात की यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का विभाग, उन्होंने लास्ट टाइम कहा कि कश्मीर में भारत सरकार जो है उनकी ओर से जो है वायलेशंस होती है। मुझे टोकना नहीं बीच में प्लीज, मेरा आपसे निवेदन। तो आप कुछ भी बोल देंगे, आप कुछ भी बोल देंगे। आप मुझे नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो अपने ही कश्मीरी भाइयों पर जुल्म करती है, ये कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर जनाब, मैं ये कह रहा हूं कि जो ह्यूमन राइट्स का जो है यूनाइटेड नेशंस का विभाग, तभी तो मैं कह रहा हूं आप तो रिसर्च करके आएंगे। क्योंकि अरे इरफान साहब, ये सबक पाकिस्तान को क्यों नहीं सिखाते हैं आप लोग ये सबक पाकिस्तान को क्यों नहीं सिखाते हैं? ह्यूमन राइट्स की बात पाकिस्तान से क्यों नहीं करते हैं? मैं भारत के लोकतंत्र गांधी जी के देश में अपने आप से मतलब जो अपने हैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर उनके ओर से यहां गलती होगी। मैं आपको कहता हूं, जिस परिवार के हैदरपोरा में निर्दोष लोग मारे गए, उनके परिवार सड़क पे आए, कहा हमें लाश दो बाप की, छोटे बच्चियां सड़क पे आई। आमिर मागरे हाईकोर्ट चला गया, मुझे बेटे की लाश दो कब्र से निकाल के। आपको वो मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं लगता है? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, तो ये चीजें तो पाकिस्तान को सिखानी चाहिए ना। जो हमले हो रहे हैं
कश्मीरी पंडित भाई मारे जा रहे हैं, नॉन लोकल से आज वहां पर सेफ नहीं कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ा रहा है, आतंक को बढ़ा रहा है, तो ये ह्यूमैनिटी का जो सबक है इरफान साहब पाकिस्तान को पढ़ाइए। ये सबक पाकिस्तान को पढ़ाइए, ये चीज पाकिस्तान को समझ में आनी चाहिए इरफान साहब। प्रदर्शन करना पड़ता है लाश हासिल करने के लिए। जरा रिसर्च करके आए, इंसाफ करिए। क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं इरफान साहब? आज आप कश्मीर में आराम से रह रहे हैं हिंदुस्तान सरकार की वजह से, हिंदुस्तान की वजह से। आप देखिए कि 370 के बाद हालात कितने सुधर गए हैं। आज पत्थर लेकर कोई नहीं निकल रहा है। आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर में उसी तरह के हालात होते 2014 से पहले के जो हालात थे? कलयुग का मीडिया है भारत सरकार की। आप देखिए, मैं देश का वेल विशर हूं, मैं भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहता हूं, इसलिए वो बात कर रहा हूं। मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कुनन पुष्पोरा याद है आपको? मैं यही कह रहा हूं कि मानव अधिकार का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है ना, आप इसे क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं? पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की दहशतगर्दी किसी से छुपी नहीं है इरफान साहब। पाकिस्तान की दहशतगर्दी किसी से छुपी नहीं है। अरे जनाब, आप कहते थे चिल्ला चिल्ला के 370 हट गया, कश्मीर में शांति आ गई, मेरे कश्मीरी पंडित भाई मारे जा रहे हैं। आज क्या बोल रहे हैं आप? सरकार से पूछिए आज क्या करेगा संयुक्त राष्ट्र का बयान, क्या करेगा? ये हमें खुद देखना है कि हम 30 साल से मर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर एसपी वैद साहब, देखिए ये तमाम चीजें जिस तरह से आज इरफान साहब बैठकर पाकिस्तान की पुष्टपनाही कर रहे हैं, आज नहीं, आज पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की जो हालत है, जो वहां पर जो कुछ हो रहा है, वो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मैं डॉक्टर एसपी वैद साहब, आज जयशंकर जी ने जो चीजें कही है कि जो सबसे बड़ा खतरा कश्मीर को लेकर है, क्योंकि कश्मीर में अब अमन फैल रहा है। आप देखिए कि घर घर तिरंगा अब नजर आ रहा है। लोग अब एक तरह से जो अभिन्न हिस्सा कहा जाता है जम्मू कश्मीर भारत का, वो चीज अब घर घर नजर आ रही है। अब वो चीज एक तरह से लोगों से हजम नहीं हो रही है, पाकिस्तान से वो चीज हजम नहीं हो रही है। डॉक्टर एसपी वैद साहब, देखिए, जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि जो यहाँ कश्मीर में पाकिस्तान कर रहा है, उससे पूरी दुनिया बच नहीं सकती। उन पर भी आज पूरा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है। अगर एक हिस्से में ये हो रहा है तो उसका असर पाकिस्तान खुद सफर कर रहा है। उसके आप अफगानिस्तान में देखिए, नेबरिंग कंट्रीज में देखिए और इंटरनेशनली देखिए, तो ये आज एक ग्लोबल विलेज है दुनिया। आप ये नहीं कह सकते कि वहां हो रहा है हमें कुछ नहीं होगा। आज अमेरिका, ये यूरोप ये नहीं कह सकता हमें क्या करना है, कश्मीर में हो रहा है। तो इससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। जो ओपनली पाकिस्तान ट्रेनिंग कैंप चलाता है, वहां लड़कों को रिक्रूट करता है, उनको ट्रेनिंग देकर यहां भेजता है, उसके बाद वो एक तो उनके परिवार को उनका बेटा खोना पड़ता है। उसके बाद कश्मीर में कोई घर नहीं बचा जहां हलाकत नहीं हुई, जहां मारा नहीं गया कोई। हर घर में ट्रेजेडी हुई। ये पिछले 30-35 सालों में जो टेररिज्म पाकिस्तान ने अनलीश किया है और बैटलफील्ड कश्मीर को बनाया, उसका असर हमारी इकोनॉमी में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, ह्यूमन राइट वायलेशन, जहां आप जंग छेड़ोगे वहां अल्टीमेटली कोई ना कोई सफरर होता है। तो इसकी हमें इसका ओरिजिन में जाना है। ओरिजिन पाकिस्तान का टेररिज्म है जो उसकी डीप स्टेट चलाती है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। और किस तरह बच्चों को गुमराह करके उन्होंने तालिबान बनाया, आईसिस बनाया, लश्कर बनाया, जैशे बनाया, हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, और पूरी दुनिया के बच्चों को गुमराह करके इस तरह से इनको इस टेररिज्म में लाया है। और आज जहां भी इंसिडेंट होता है, चाहे वो कश्मीर हो, मुंबई हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो और पेरिस हो, पाकिस्तान का ही कनेक्शन क्यों निकलता है? हमारे कंट्री का नहीं निकलता और किसी मुस्लिम कंट्री का नहीं निकलता। इसलिए ये बात रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए और इसके खिलाफ
खड़ा एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। आप इसमें प्रिटेक्स्ट नहीं ले सकते कि वहां आजादी का चल रहा है, आप उसको बातचीत से रिजॉल्व करिए ना। आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलता इसके लिए कि आप ये जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चलाएं और इसके थ्रू आप कभी उड़ी करते हैं, कभी पठानकोट करते हैं, कभी पुलवामा करते हैं। तो इसका सख्ती से जवाब देना चाहिए, जो इंडिया ने किया, जैसे बालाकोट किया, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, और वो जरूरी था। अब पाकिस्तान को आज भी नीयत बदली नहीं है। सीज फायर उन्होंने बॉर्डर पे किया है, लेकिन कोई आज भी ड्रोन के थ्रू वेपन्स ड्रॉप कर रहे हैं। आपने देखा जब उनको झटके लगने लगे, उन्होंने हरकतें खत्म नहीं की, बल्कि हरकतें जो करता था उसका तरीका पाकिस्तान ने बदल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं पीके सहगल साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर डॉक्टर एसपी वैद साहब ने जहां पर बात खत्म की कि पाकिस्तान आज भी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, सिर्फ उसने तरीका बदल दिया है। जो बात आप कह रहे थे कि ड्रग्स के जरिए, ड्रोन के जरिए और भी बहुत सी चीजें हैं जिसके जरिए वो अपनी हरकतें अंजाम देता रहता है। एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि यूएनएससी या इस तरह की दूसरे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जब तमाम सबूत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को लेकर मौजूद हैं, आतंकवाद को लेकर मौजूद हैं, तो उन पर तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसकी क्या वजह है? देखो, इसकी 4-5 मुख्य वजह हैं। एक कहावत है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इनइफेक्टिव है। अगर आप देखो, जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर सके इसके बारे में। दूसरा, जहां तक चाइना है, चाइना का रवैये में किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं आएगा। हिंदुस्तान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितने भी टेररिस्ट को प्रोस्क्राइब करना चाहता है, चाइना वीटो इस्तेमाल कर लेता है, टेक्निकल होल्ड कर लेता है, उनको यूएन से बचा लेता है जी। तीसरा जो है, पाकिस्तान जो है एज एन एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी है, टेररिज्म उसकी एक्सटेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उससे बाज नहीं आएगा। और चौथा जो है, हिंदुस्तान को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे खुद ब खुद। हम दुनिया के पास जाते थे, जब भी टेररिस्ट अटैक होता था, पहले आपको याद होगा, पुलवामा से पहले और उरी से पहले, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहते थे कि जाके चाइना को कंडेम करो। उस कंडेमनेशन का कोई फायदा नहीं था। हम अमेरिका को बोलते थे उसके अगेंस्ट कार्रवाई करो। हमको अपनी बंदूक अपने कंधे से ही चलानी है। अपने पुलवामा के बाद में और उरी के बाद में हमने उसके देश में घुसकर उसको मारा। उसी माफिक हमको चाइना को भी एक्सपोज करना है। हम क्यों कतरा रहे हैं ये कहने के लिए दुनिया को कि चाइना जो है बहुत बड़े पैमाने पर उइगुर्स के खिलाफ इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां हो रही है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन पाकिस्तान में हो रही है, ना कि हिंदुस्तान में। और अगर उनको देखो तो हिंदुस्तान से 100 गुना ज्यादा है। हम घबराते हैं चाइना को एक्सपोज करने के लिए। अभी समय आ गया कि हम चाइना को एक्सपोज करें, जहां तक उनका तिब्बत का रवैया है, हांगकांग का रवैया है, ताइवान का रवैया है, उइगुर का रवैया है। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमको सारे के सारे उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स पता है। एक भी हादसे को अंजाम दें, हमारे पास आज क्षमता है, काबिलियत है, हिम्मत है, डिसाइसिव गवर्नमेंट है कि उनके कम से कम 100 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को एक ही समय निकाल देना। वी डोंट हैव टू क्रॉस द बॉर्डर। हम जैसे बालाकोट के लिए एयरफोर्स है टू गो क्रॉस, उरी के बाद में हम वी हैव टू गो क्रॉस। आज हमारे पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे वेपन्स हैं जिनसे हमको बॉर्डर क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है। हमको उस माफी का रिस्क की भी आवश्यकता नहीं है। और राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस हमारा हक बनता है। बिल्कुल। उस राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। सख्त एक्शन की भी जरूरत है ताकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ सके। मैं इरफान हफीज लोन जी आपके पास आना चाहूंगा। हफीज लोन जी, कब तक पाकिस्तान की वकालत आप लोग करते रहेंगे? अब तो निकल कर आइए पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ, कुछ तो बोलिए पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ। उड़ी, पुलवामा और आज जो हो रहा है कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, बल्कि अब तो पूरा कश्मीर एक तरह से खड़ा हो रहा है। सच्चाई अब सबके सामने है। देखिए जनाब, हमें जो देश है, अगर यहां पर अपने लोगों से कोई गलती होती है, ब्रेजन वायलेशन होती है, पहला मेरा अधिकार अपने घर में अगर जो मुझसे गलती होती है उसमें सुधार लाना है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, शांति से आप सुनिए। अगर आपको याद होगा, जिस दिन बिल क्लिंटन साहब यहां दौरे पे आए थे हिंदुस्तान एज अ राष्ट्रपति, जब वो थे, तो छठी सिंहपोरा का वाक़ा हुआ जहां पर काफी सिख भाई मारे गए। और दूसरे दिन हमारी पुलिस सरकार ने कहा
कि जो इसमें दहशतगर्द रिस्पॉन्सिबल है उनको हमने न्यूट्रलाइज किया। जब पता चला उन कुछ लोग वहां पर गाइड सिविलियंस हुए थे, उन्हें प्रदर्शन किया, कहा हमारे घर के सदस्य कहां गए। जब देखा जिनको 5 लोगों को मारा था, पथरीबल जिसे हम कहते हैं, तो वो सिविलियंस निकले। पहले दिन सरकार ने कहा छठी सिंहपुरा में जिनको मारा ये आतंकवादियों ने मारा, सिख सरदार भाइयों को पता है। फिर कहा हमने इन आतंकवादियों को मारा, वो 5 लोग फिर सिविलियन निकले। आपको ये क्या, ये आपको टेररिज्म नहीं दिखता है? इस पे आप बात नहीं करते, इस पे आप चर्चा नहीं करते हैं। आप भूल गए मचिल में किस तरीके से सिविलियंस मारे गए। आप भूल गए परसों हैदरपोरा में कैसे सिविलियंस मारे गए, जिनके परिवार फिर सड़कों पे आए कि आप छोड़ दीजिए, आपने मार दिया निर्दोष लोगों को, लेकिन आप लाश तो दे दीजिए। रात के अंधेरे में उनको तो मैं वही दफनाया था, फिर प्रदर्शन मैं लोन साहब यही बात तो कर रहा हूं कि ये तमाम हरकतें तो पाकिस्तान कराता है। पाकिस्तान के अगेंस्ट कब खड़े होंगे? आप कहते हैं जो सिविलियन मारे गए, जो सिविलियंस मारे गए, जो चाहे गौ कदल हो, सोपोर मैसिकर हो, हंदवारा मैसिकर हो, जो वो ओकरेंसेस हुए, ब्रेजन वायलेशंस हुए, आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो जिन्होंने मारा उन्होंने नहीं वो बुरा काम किया। क्या बोल रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट तक मसला चला गया निर्दोष लोगों को जो सरकार की गोली से मारे गए। इसलिए मैं तो यही कह रहा हूं कि ये हरकतें तो पाकिस्तान ही कर रहा है ना कश्मीर में। कश्मीर में ये हरकतें कर कौन रहा है? पाकिस्तान के इशारों पर यह हरकतें हो रही हैं। आप मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे, क्या करेंगे? नहीं, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूं। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर हालात कौन खराब कर रहा है, आप यही बताना चाह रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान ही, ये अपनी जबान से आप क्यों नहीं कहते हैं? पाकिस्तान कश्मीर में पिछले 30-40 साल से जो हालात खराब हैं, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। लोन साहब, इसे आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? देखिए मेरे जनाब, मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी। मैं अहिंसा पे विश्वास रखने वाला, मैंने संविधान के दायरे में हल ढूंढता हूं, मैं इलेक्टोरल प्रोसेस, इसको लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति। लेकिन मुझे आज यहां पर बहुत सारे ताने मार रहे हैं, कह रहे आप कहते हो भारत लोकतंत्र, हिंदुस्तान एक अच्छा मुल्क है। वो मुझे एग्जाम्पल देते हैं जो पाकिस्तान वाले के पास हिस्सा है ना, वहां उनका प्रधानमंत्री, आपको पता है वहां उनका राष्ट्रपति है, उनका अपना संविधान है। मेरा मुझसे छीन लिया, मेरा स्टेटहुड छीन लिया। चलिए कम से कम नहीं, आज जितने सुकून से आप कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा कीजिए। और पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उससे लोन साहब आप बखूबी वाकिफ हैं, किस तरह से लोग वहां पर परेशान है, किस तरह से वहां पर महंगाई है, किस तरह से लोग वहां पर एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो वहां की जो परेशानियां हैं, अगर उससे आप वाकिफ हैं तो उसे छुपा क्यों रहे हैं? जो सच्ची तस्वीर है और कश्मीर में जिस तरह से पाकिस्तान गड़बड़ी करता है, हालात खराब करता है, उन तमाम चीजों को सामने रखना होगा। आज आप सुकून की सांस कश्मीर के अंदर ले रहे हैं, लेकिन आप वकालत पाकिस्तान की कर रहे हैं। इस पर आपको सोचना होगा और पाकिस्तान को सुधारने के लिए सबसे पहले कश्मीर से ही आवाज उठनी चाहिए। जब आप लोग कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और सख्त आवाज उठाएंगे, तभी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज लोन जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर SP वैद साहब और PK सहगल साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। आदाब।